नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उन्नाव रेप मामले में सेंगर की सजा के निलंबन के खिलाफ सीबीआई जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि कोर्ट में सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने जमानत का जोरदार विरोध किया था। सीबीआई ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करवाने की पूरी कोशिश करेगी। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की उम्र कैद निलंबित होने पर विवाद और चौतरफा दबाव के बीच अब सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय किया है। 2017 के चर्चित उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से विवाद खड़ा हो गया है। कोर्ट ने 2 दिन पहले ही पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत दे दी। वहीं अब सीबीआई ने हाईकोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन करने के बाद कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई प्रवक्ता ने बयान दिया कि हाईकोर्ट में सुरक्षा का हवाला देकर सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने जमानत का जोरदार विरोध किया था। अब सीबीआई चाहती है कि हाईकोर्ट का फैसला रद्द हो और सजा बरकरार रहे। सीबीआई ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करवाने की पूरी कोशिश करेगी। उन्नाव रेप केस, हाईकोर्ट का फैसला पीड़िता के लिए डरावना मैसेज। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दुख की बात है कि यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के राज में क्रूर रेप के मामलों में नरमी बरतना आम बात हो गई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के शासन पर भी टिप्पणी की है। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करने से रेप सर्वाइवर को एक डरावना मैसेज गया है। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के राज में क्रूर रेप के मामलों में नरमी बरतना आम बात हो गई है और ऐसे फैसलों के खिलाफ विरोध करने को भी अपराध बना दिया गया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से और जबरदस्ती हटाया जाता है। देश भर में क्रिसमस के दिन ईसाई समुदाय में डर का माहौल। छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक मॉल में सेंटा की मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई। असम के नलबाड़ी जिले में सेंट मैरी स्कूल की क्रिसमस सजावट को आग लगाई गई। इस क्रिसमस भी देश भर में ईसाई समुदाय पर हमले और डर की घटनाएं जारी रहीं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बजरंग दल के लोगों ने मैगेंटो मॉल में सजावट तोड़ी और सेंटा की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त की। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में भी चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदर्शन किया गया, जिसमें 20 से अधिक लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। असम के नलबाड़ी जिले में सेंट मैरी स्कूल की क्रिसमस सजावट को आग लगाई गई। कई भाजपा शासित राज्यों में पुलिस और प्रशासन ने ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं की। जबलपुर में दृष्टिहीन युवती पर चर्च में हमला हुआ, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। देश भर के ईसाई समुदाय में डर और नाराजगी गहरी है। ईसाई समुदाय पर हमलों के बीच पीएम मोदी क्रिसमस मनाने दिल्ली के एक चर्च पहुंचे। क्रिसमस पर चर्च में पीएम मोदी की मौजूदगी, विपक्ष ने उठाए सवाल। विपक्ष ने पूछा कि क्या पीएम यह सब देख नहीं रहे या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर देश भर के कई शहरों में ईसाई समुदाय पर हमले हो रहे हैं और इसी बीच पीएम मोदी क्रिसमस मनाने दिल्ली के एक चर्च पहुंचे, जिसको लेकर सवाल उठने लगे। ऐसे में विपक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जैसे ही पीएम की चर्च वाली तस्वीरें सामने आई, विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। केरल कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि मोदी चर्च में जाकर ईसाई समुदाय को मनाने में लगे हैं, जबकि उनके हिंदुत्ववादी गुंडे सड़कों पर क्रिसमस के जश्न में खलल डाल रहे हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप कड़ी ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी, एक तरफ तो आप क्रिसमस की सुबह चर्च की प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, दूसरी तरफ देश के अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में क्रिसमस की तैयारियों पर गुंडे तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपकी ही सरकारों के नाक के नीचे ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभाएं बाधित की जा रही हैं। क्या आप ये सब देख नहीं रहे या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? कृपया देश को संदेश दीजिए कि देश में संविधान है और इस तरह की अराजकता नहीं चलने दी जाएगी। गिरजाघर जाने की नौटंकी कर रहे प्रधानमंत्री, विपक्ष। देश भर में ईसाइयों और चर्चों पर हो रहे हमले और पीएम मोदी उधर फोटो खिंचवाने में लगे हैं। विपक्ष आरोपों पर बीजेपी या सरकार की ओर से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि देश भर में ईसाइयों और चर्चों पर हमले हो रहे हैं और पीएम मोदी उधर फोटो खिंचवाने में लगे हैं। पीएम ने पाखंड और धोखे को जैसे कला बना दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी एक्स पर लिखा कि मोदी जी गिरजाघर जाने की नौटंकी कर रहे हैं। काश अपने नफरती नेताओं के कृत्य पर माफी भी मांगते। हालांकि बीजेपी या सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शाहीन मलिक पर एसिड अटैक के आरोपी बरी।
16 साल से न्याय के लिए लड़ रही शाहीन को लगा बड़ा झटका। शाहीन बोली, उन्हें सबसे ज्यादा दर्द उस हमले से नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था से हुआ है। न्याय का इंतजार आखिर कब तक? एसिड अटैक पीड़िता शाहीन मलिक इसी पीड़ा में है। 16 साल से न्याय के लिए लड़ रही शाहीन को तब बड़ा झटका लगा जब दिल्ली की एक अदालत ने 2009 के उस भयावह एसिड अटैक मामले में 3 मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया। पानीपत की MBA छात्रा शाहीन मलिक पर तेजाब फेंका गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह ने यशविंदर पाला और मनदीप मान को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। ये हमले की साजिश रचने के आरोपी थे। 16 साल की लंबी न्यायिक जंग, 25 से ज्यादा सर्जरी, एक आंख की रोशनी गंवाने और जिंदगी भर के जख्मों के बावजूद शाहीन को सिर्फ अदालत की सहानुभूति मिली, न्याय नहीं। शाहीन ने कहा कि न्याय व्यवस्था ने मुझे तोड़ दिया है। 16 साल पहले हुए एसिड अटैक ने शाहीन मलिक का चेहरा, आंखों की रोशनी और पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन अब 42 साल की शाहीन कहती हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा दर्द उस हमले से नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था से हुआ है, जिस पर उन्होंने 1.5 दशक से ज्यादा भरोसा किया था। बांग्लादेश में दलित युवक की हत्या पर मायावती ने सरकार से की अपील। मायावती बोली, भारत सरकार फौरन समुचित संज्ञान लेकर आगे हर स्तर पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाए। बांग्लादेश में बीते गुरुवार को धर्म का अपमान करने के आरोप में भीड़ ने एक हिंदू युवक को पीट कर मार डाला था। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए भारत सरकार से ऐसी घटनाओं के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने की मांग की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जैसा कि सबको पता है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के जान माल और मजहब को जिस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी चिंता की लहर है। अभी हाल ही में वहां एक दलित युवक की जिस तरह से हत्या की गई, उसको लेकर भारत में लोगों का सड़कों पर फूटा आक्रोश स्वाभाविक है, जिसका भारत सरकार फौरन समुचित संज्ञान लेकर आगे हर स्तर पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाए, ऐसी देश को उम्मीद है और यही समय की मांग भी है। गौरतलब है कि बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के भालुका में बीते गुरुवार को धर्म का अपमान करने के आरोप में भीड़ ने एक हिंदू युवक को पीट कर मार डाला था। 17 साल बाद ढाका लौटे तारिक रहमान। चुनाव से पहले बांग्लादेश में पड़ा सियासी मोड़। BNP समर्थकों ने तारिक रहमान का किया जोरदार स्वागत। बांग्लादेश में उथल-पुथल के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी PNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान करीब 17 साल के निर्वासन के बाद गुरुवार को ढाका लौटे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक का लाखों की संख्या में पार्टी समर्थकों ने एयरपोर्ट से घर तक रोड शो में शामिल होकर जोरदार स्वागत किया। यह वापसी बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा मोड़ है, खासकर फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव से पहले। क्या उनकी वापसी बांग्लादेश के लिए एक बड़ी उम्मीद साबित होगी? भारत के लिए उनकी वापसी के क्या मायने हैं? उनकी वापसी के बाद भारत के साथ संबंध सुधरेंगे या और बिगड़ते ही चले जाएंगे? तारिक रहमान पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं। 2008 से वे लंदन में निर्वासन में थे। शेख हसीना की सरकार में उन पर भ्रष्टाचार और 2004 के ग्रेनेड अटैक जैसे कई केस लगे थे। उनको 2007 में गिरफ्तार किया गया था। इसके अगले साल उनको जमानत मिली और अपने इलाज के लिए लंदन जाने की अनुमति भी मिल गई। तब से वह लंदन में ही रह रहे थे। PNP का कहना था कि ये केस राजनीतिक बदले की कार्रवाई वाले थे। वहीं शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद कोर्ट ने उन्हें सभी बड़े केसों में बरी कर दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में स्कूल टीचर की गोली मारकर हत्या। घटना पास लगे CCTV कैमरों में कैद हुई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर में बुधवार रात एक स्कूल शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान राव तानिश अली के रूप में हुई है, जो AMU से जुड़े AB के यूनियन हाई स्कूल में शिक्षक थे। AMU के प्रॉक्टर मोहम्मद वसीम अली ने बताया कि बुधवार रात करीब 9 बजे के बाद दानिश अली अपने 2 साथियों के साथ कैनेडी ऑडिटोरियम के पास टहल रहे थे। इसी दौरान कुछ नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें रोका और थोड़ी बातचीत के बाद बेहद करीब से गोली मार दी। गोली लगते ही वह मौके पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना पास लगे CCTV कैमरों में कैद हुई है, लेकिन अंधेरा और कोहरा होने से फुटेज साफ नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में चीन के इरादों को लेकर बड़ा खुलासा। अरुणाचल चीन के कोर इंटरेस्ट में शामिल। रिपोर्ट, चीन 2049 तक चीनी राष्ट्र के महान पुनर्जागरण का लक्ष्य लेकर चल रहा है। रिपोर्ट,
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक नई रिपोर्ट ने भारत और चीन संबंधों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी पेंटागन की एक रिपोर्ट में चीन के इरादों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश को भी अपने तथाकथित कोर इंटरेस्ट में शामिल कर लिया है। पेंटागन का कहना है कि चीन 2049 तक चीनी राष्ट्र के महान पुनर्जागरण का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसके तहत वह ताइवान, दक्षिण चीन सागर और अरुणाचल जैसे विवादित इलाकों पर अपना दावा मजबूत करना चाहता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एलएसी पर तनाव घटने के बाद चीन भारत से रिश्ते स्थिर करना चाहता है ताकि भारत और अमेरिका की नजदीकी ना बढ़े। हालांकि भारत अब भी चीन के इरादों को लेकर सतर्क और सशंकित बना हुआ है। ओडिशा मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए। टॉप माओवादी नेता गणेश उइके भी मुठभेड़ में मारे गए। अमित शाह ने इसे नक्सल फ्री भारत की दिशा में बड़ी सफलता बताया। सुरक्षा बलों ने ओडिशा में एक बड़ी कार्रवाई में सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य गणेश उइके उर्फ पाका हनुमंथु को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया है। इस मुठभेड़ में कुल 6 माओवादी मारे गए हैं। गणेश उइके पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित था और वह माओवादी संगठन के बचे हुए शीर्ष नेताओं में शामिल था। पुलिस के अनुसार यह अभियान छत्तीसगढ़ से सटे ओडिशा के कंधमाल जिले में स्पेशल इंटेलिजेंस विंग की सूचना पर शुरू किया गया था। बुधवार को सुरक्षा बलों ने इलाके में ऑपरेशन चलाया और गुरुवार सुबह कंजम क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। अभियान में ओडिशा पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, सीआरपीएफ और पीएसएफ शामिल थे। मारे गए माओवादियों में 2 छत्तीसगढ़ कैडर के भी बताए जा रहे हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सल फ्री भारत की दिशा में बड़ी सफलता बताया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.